प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोदान उपन्यास का भाग 3। दोस्तों शुरू करते हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नांद गाड़नी थी। बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नान भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देख कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहें। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आऊँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी होगी। और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ठकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को भी नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब देख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखड़े बघाड़ने लगेगी। गोबर ज़रा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगह देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भागेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव चोला बदला कि लोग देखते रह गए। सारा गांव यही कहता कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा घर संभाला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या रोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा हो तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वो इतनी सीधी गमखोर निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं, कभी भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं।
कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी क्या दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर मन में सोचते हुए कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। बोला, नहीं, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उसके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बंसोर सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछे, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चींके, कुर्सियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता है। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों को बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चीलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वो लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चीलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चला गया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वो काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बढ़ गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बढ़ गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार है, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़ी ही चाहोगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वो हमारी काली माँ से कहीं मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनित भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है मैं तो। ऐसी बात है भला,
लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीज होने का है। आदमी सोचता है कि जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्चें उतार कर छान कर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख कर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह छोड़ती नहीं थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सूखा कर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर मुंह पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजा की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। ये लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वो इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वो निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर,
आंखें कोड़ी की तरह निकल आई थी और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वो क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? मंसूर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे उसे असह्य था। वो खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो ये बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लाते जमाने। हरामजादी, तो हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तो छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता। एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेव की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेसर्दी, आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हेजा हो जाए, तुझे मरी आवे देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तो कूड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन ये पिछली गाली उसे लग गई। हेजा मरी आदि में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए। लेकिन कोढ़, ये घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वो तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झूंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी। ए, तू इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी? तू तो दूसरा भरताल करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारतापूर्वक समझाने लगा। हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने ये दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उससे भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल से उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय हैं। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है या यूं ही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में ढाड़ीजार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे ही हो, बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभा हुआ।
अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने आते थे लाला। मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनाते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एक आध बांस बेसी काट ही लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब में 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरोवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं। 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 रुपये में हुई थी चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकालते हैं, तुम दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपये दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूँ तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वो नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वो कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 न चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहां मार पीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोर चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डिंग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है गोदान उपन्यास का भाग 3। भाग 4 लेकर मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। आपको उपन्यास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ तथा उपन्यास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।